1 minute. Visible? It is actually the I don't know, some internet issue. Although when I'm checking my internet, it is fine. It's working fine. चलो ठीक है. Let's start with Walter Scott. Hmm. सर वॉल्टर स्कॉट ये है. अब विग्स उतर गए थोड़े से. So Walter Scott was born in 1771 and he was Scottish, okay? Scott से Scotland से he was born in Scotland. Father थे Walter Scott Senior and mother थी Anne Rutherford. She came from a family with very strong literary tradition and also medical tradition. ठीक है. इनको ना बचपन से थोड़ा पोलियो था which left him with a permanent lame right leg. थोड़ा लिम्प करके चलते होंगे. एंड फिर इनको इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया टू लिव इन द स्कॉटिश बॉर्डर्स. सो व्हेन ही वेंट देयर कंट्री साइड ही एब्जॉर्ब्ड फोकलोर. सब कुछ वहां पे देखा इन्होंने. बैलेड्स, ओरल टेल्स, एंड दैट बिकेम वेरी क्रूशियल फॉर हिज लेटर राइटिंग. He was educated at Edinburgh and later at the University of Edinburgh. फिर उसके बाद he was also trained as a lawyer and he became an advocate. बैरिस्टर बन गए 1792 में. In 1797 he married Charlotte Carpenter जो एक फ्रेंच एमिग्रे थी. And they settled at Lasswade, then Abbotsford. He developed an early passion for collecting Scottish ballads. अब क्योंकि स्टार्टिंग में ही लाइफ में ये वहाँ रहे थे, स्कॉटिश बैलेड, स्कॉटिश फोकलोर इन्होंने सुना था, तो इनको फिर पैशन बन गया कि मुझे कलेक्ट करना है. अर्ली इन्होंने जो वर्क लिखा वो इनको ट्रांसलेशन था. जर्मन रोमांटिक वर्क्स की ट्रांसलेशन इन्होंने की. लेनोर बर्जर की लेनोर को इन्होंने ट्रांसलेट किया. उसके बाद पब्लिश किया मिन्स्ट्रे ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर. This was a collection of traditional ballads with scholarly notes. Then he was appointed Sheriff Deputy of Selkirkshire and ये इनका लॉयर वाला जो प्रोफेशन चल रहा था साइड साइड में, तो इसकी वजह से इनको स्टडी एक इनकम आ रही थी.
फिर हुआ इनका, अच्छा, वॉल्टर स्कॉट पहले इन्होंने पोइट्री लिखी है और इनकी पोइट्री भी काफ़ी अच्छी और फेमस हुई। नैरेटिव पोम्स लिखी इन्होंने बिफोर टर्निंग टू नॉवेल्स। दिस वन स्पेशली इज क्वाइट फेमस, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल. Then he wrote Marmion, and then he wrote The Lady of the Lake. These were his famous narrative poems. So these romantic medieval themes poems, they brought him national and international fame. लेकिन 1815 में बायरन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि और कोई टिक नहीं पाया है उनके आगे. So he turned to novels. He started writing historical fiction. और तब जाके इन्होंने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया इंग्लिश नॉवल को एक्चुअली. कोई भी अभी तक हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिख नहीं रहा था. Anyway, novel writing was a very new phenomena here in England. So first was Waverley, which was set in the Jacobite Rebellion, which is often called his first historical novel in English. And then it was followed by a long series of collectively known as Waverley novels. इनको वेवरली नॉवेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज पहला वर्क वेवरली था, इसलिए बाकी सबको वेवरली कहते हैं. वेवरली नॉवेल्स की सीरीज कहते हैं. गाय मैनरिंग, द एंटीक्वेरी, ओल्ड मोर्टैलिटी, रॉब रॉय, हार्ट ऑफ मिडलोथियन, इवान हो, लुक एट द क्रोनोलॉजी प्लीज, केनल वर्थ, क्वेंटिन डरवर्ड. जब भी आप कहीं होता है पढ़ते पढ़ते हम कहीं खो जाते हैं कभी कभी और जोन आउट हो जाते हैं, तो अपने आप को जरा रिमाइंड करा दिया करो, ओहो ये भी एग्जाम में आ सकता है. एंड द टैलिस्मैन, एटलीस्ट फर्स्ट कौन सी थी, बीच में कौन सी आती है, लास्ट कौन सी थी, ये याद रखोगे तो थोड़ा सा आपको, गुड मॉर्निंग शालू, थोड़ा सा आइडिया रहेगा दिमाग में कि हाँ ठीक है, ये टुवर्ड्स द एंड है, ये टुवर्ड्स द बिगनिंग है. Scott became most widely read novelist in Europe, and he was praised for depicting the clash of old traditions and modern progress, even for creating vivid historical settings and characters, for fusing romance and realism. Actually, he published anonymously as the author of Waverley. तो ये भी एक reason था. Until 1827. So nobody knew who the writer was. 26 में पब्लिशिंग फर्म थी एक, आर्कीबॉल्ड कॉन्स्टेबल एंड को, जो इनके पार्टनर्स थे. इट कोलैप्स्ड. तो क्या हुआ, स्कॉट के ऊपर बहुत बड़ा डेट हो गया. इतना 130,000 euros का. So what he did is, instead of declaring bankruptcy, he chose to repay all debts through his writing. इन्होंने इतना काम किया, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क पब्लिश किया, नॉवेल्स, कोई बायोग्राफीज, लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, ये सब लिखा इन्होंने. हिस्टोरिकल एडिशंस भी लिखे. टू डू दैट, इनका जो एस्टेट था, एबट्सफोर्ड हाउस, जो विच ही हैड बिल्ट एंड फिल्ड विद एंटीक्वेरियन कलेक्शंस, पूरा एंटीक कलेक्शंस रखी थी. फिर क्या हुआ, ही सफर्ड अ सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स, एक के बाद एक के बाद एक. ऐसा कहते हैं स्ट्रोक एक बार आए तो बार बार आने के भी चांस होते हैं. फ्रॉम 1830, एंड दैट डिटीरियोरेटेड हिज हेल्थ. ही इवन ट्रैवल टू इटली टू रिकवर, बट और बीमार होके आ गए. मैंने देखा ही नहीं कोई इटली जाके ठीक होते हुए. सो ही डाइड आफ्टर 2 years at the age of 61, and he was buried. Have you noticed that stroke is quite famous among these writers? बार बार आपने देखा होगा, डाइड ऑफ स्ट्रोक, डाइड ऑफ स्ट्रोक. So regarded as the founder of historical novels in English literature, inspired other writers like these, and his work shaped the Victorian view of the Middle Ages also. Early poetical works का ये है chronology. Please have a look.
फिर उसके बाद बायरन आ गया तो स्कॉट का फेम, ही एट इट, सो ही टर्न्ड टू प्रोज फिक्शन देन। बहाना होता है ये तो। इट वाज हिज डेस्टिनी टू become the most celebrated historical fiction writer. That's why Byron came. That go and achieve what you are meant to achieve. Yes, stress is the major reason actually of stroke. My father had a stroke. So I have a very close um, experience with it. It's very bad. ठीक है, तो he published anonymously as by the author of Waverley until 1827. Maybe I don't know why. होता है ना, when you change things, आपने पोइट्री से आपने चेंज करना है, आपको थोड़ी हेजिटेशन भी होती है कि चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। These are his works then. और ये सब anonymously आए। Waverley, Guy Mannering, The Antiquary, Old Mortality, Rob Roy, Bride of Lammermoor, A Legend of Montrose. You will um, take time to read Walter Scott. थोड़ा time लगेगा आपको. Ivanhoe, The Monastery, The Abbot, Kenilworth, The Pirate, Fortunes of Nigel, Pebble of the Peak, Quentin Durward. थोड़ा सा पढ़ना में भी it's a little, at least for me, never really liked. मेरे इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका फेवरेट था वॉल्टर स्कॉट. सो इट्स लाइक दैट, इफ यू लाइक इट देन यू लाइक इट, if you don't then you're stuck with it. Then more works, some other prose works also he wrote, like biographies and all. Life of John Dryden he wrote, these chronicles he wrote, first series. Life of Napoleon Bonaparte in 9 volumes he wrote, an autobiography and journal. ठीक है, so we are going to start talking about Waverley. Waverley, it is also subtitled as It is 60 Years Since. It was published in 1814, please remember. First work, 1814. सेटिंग, हिस्टोरिकल नॉवेल्स की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मेनली स्कॉटलैंड, द हाईलैंड्स एंड द लोलैंड्स ड्यूरिंग द जैकोबाइट राइजिंग ऑफ 1745। मैंने आपको एक सीरीज बताया था, द आउटलैंडर, देखी किसी ने? देखी होगी तो फिर ये वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। द आउटलैंडर, आउटलैंडर शायद ओनली। इट इज based on Jacobite rising actually. स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड में नहीं देखी। स्कॉटलैंड में दे वांटेड टू देयर किंग टू रूल। पूरा जो इंग्लिश स्कॉटलैंड का यूनियन था उसमें इंग्लिश किंग था। दे वांटेड देयर, जो स्टुअर्ट लाइन थी ना, बॉनी प्रिंस, चार्ल्स द बॉनी प्रिंस, याद होगा आपका आपको। सो ही वाज आल्सो वन ऑफ द people who was involved in it. Let's read. So the novel is set against the backdrop of the Jacobite uprising, which was led by Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie. ठीक है, किंग जो किंग थे, एंड इट वॉज टू रिक्लेम द इंग्लिश थ्रोन फॉर द हाउस ऑफ स्टुअर्ट। कि भाई लाइन ऑफ किंग जो है वो स्कॉटलैंड वाली होनी चाहिए, तो हाउस ऑफ स्टुअर्ट से होनी चाहिए, चार्ल्स की जो लाइन थी पूरी। सो इट कॉन्ट्रास्ट्स इंग्लिश ऑर्डर एंड रैशनैलिटी with Scottish Highland romanticism and loyalty. Edward Waverley, जो protagonist हैं, is the English gentleman soldier who becomes entangled in the rebellion. हैं वो English gentleman और soldier, लेकिन वो फंस जाते हैं rebellion में। क्या होता है देखो,
एडवर्ड वेवरली एक यंग और आइडियलिस्टिक इंग्लिश मैन होते हैं एंड इज रेज्ड इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली. ही इज एजुकेटेड मोस्टली एट होम. ही बिकम्स ड्रीमी. ठीक है, अगर आप जोन आउट हो रहे हो तो ध्यान दो, क्योंकि ये पढ़ना अपने आप से और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो प्लीज एवरी वन प्लीज पे अटेंशन. तो एडवर्ड वेवरली की स्कूलिंग मोस्टली घर पे हुई होती है और वो बहुत ड्रीमी और रोमांटिक सा फिगर होता है. एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ शिवैलरिक टेल्स ऑल्सो रादर देन प्रैक्टिकल मैनर्स. अब जब ज़्यादा आप रोमांटिक हो जाते हो, ज़्यादा ड्रीमी हो जाते हो, तो आप हर चीज़ को रोमांटिसाइज कर देते हो. रियल लाइफ में रियलिस्ट टर्म्स में देखो तो थोड़ा डिफरेंट होता है. So you have to be a little practical also. He is commissioned into the army. He's like, wow, chivalric tales, लड़ाइयों की टेल्स उसको अच्छी लगती हैं. चलो जी, आर्मी में आ जाता है. Through the influence of his uncle, Sir Everard Waverley. And he sent to Scotland. अपनी रेजिमेंट के साथ उसकी पोस्टिंग जो है वो स्कॉटलैंड में हो जाती है. Now, second is the stay in the Scottish lowlands. Edward visits the estate of Baron Bradwardine, एक पुराना सा ओल्ड फैशन्ड और लर्नेड जेकोबाइट लर्निंग लेड एट टूली वियोलन. तो ये यहाँ जाता है एडवर्ड, इस एस्टेट में जाता है. एक बहुत ओल्ड फैशन और लर्नेड जेकोबाइट लर्निंग लैड होता है. लैड इज लैंड ओनर, जो स्कॉटिश में कहते हैं, एट टली वियोलन. तो वहाँ पे उसको बहुत वार्मली वेलकम किया जाता है. एंड ही इज फैसिनेटेड बाय द एंशिएंट कस्टम्स कि वाओ, तो बहुत अच्छे हैं. क्लैन रिटेनर्स, इनके ना स्कॉटलैंड में क्लैन्स हुआ करते थे, तो सरनेम से उनको जानते हैं. और फ्यूडल लॉयल्टी. ही ऑल्सो मीट्स रोज ब्रैडवार्डाइन, जो बैरन की जेंटल और इंटेलिजेंट डॉटर होती है, who quietly admires, starts admiring Edward. फिर होता है उसका जर्नी टू द हाईलैंड्स. एडवर्ड भी फ्रेंड्स फर्गस मैक आइवर, इसके साथ दोस्ती करता है. अब फर्गस जो है इज अ वेरी प्राउड एंड कैरिस्मेटिक हाईलैंड चीफटन. एंड फर्गस की सिस्टर भी होती है फ्लोरा मैक आइवर, हु इज अ ब्यूटिफुल एंड पैशनेट जैकोबाइट सपोर्टर. ठीक है, फ्लोरा जो है इंस्पायर करती है एडवर्ड को विद रोमांटिक नेशनलिस्ट आइडियल्स. पूरा बताती है कि ऐसा वैसा, तो उसको इंस्पायर कर देती है अपने कॉज के लिए, जैकोबाइट सपोर्टर बना देती है. एंड लॉयल्टी टू द स्टुअर्ट कॉज. एडवर्ड ग्रेजुअली बिकम्स सिंपथेटिक टू द जैकोबाइट कॉज. उसको भेजा क्यों था यहाँ पे, ये सब जो है रिबेलियन वगैरह, तुम आर्मी के हो, इंग्लिश आर्मी से हो, तो ये सब प्रिवेंट करना है. And he becomes sympathetic to the Jacobite cause, though initially without deep political conviction. फिर आती है द राइजिंग एंड एडवर्ड्स इन्वॉल्वमेंट. Political suspicions arise about Edward's loyalty to the Hanoverian government. कि चल क्या रहा है, किसकी तरफ है ये. So he is falsely accused of neglecting duty and is dismissed from his regiment. कि तुम तो ड्यूटी कर नहीं रहे हो, तुम बाहर आ जाओ. Now he's estranged from English army. यार तुम तो, हो जाता ना इंसान की, आई डोंट नो वेयर माई लॉयल्टीज लाइज, बिकॉज I don't believe in what you're doing and I believe in what they are doing. So he's estranged from the English army and he's drawn to the Highlanders. So he joins Fergus and the Jacobite army under Prince Charles Edward Stuart. फिर आती है वॉर एंड डिसल्यूशनमेंट, जिस चीज का हमेशा से एडवर्ड को दिमाग में रोमांटिसाइज किया हुआ था. एडवर्ड पार्टिसिपेट्स इन द जैकोबाइट कैंपेन एंड द बैटल ऑफ प्रेस्टन पांस 1745. उसमें क्या होता है, जैकोबाइट की विक्ट्री होती है. However, Edward grows increasingly disillusioned by the violence, clan rivalries, political impracticality, because एक जगह के अंदर भी पॉलिटिक्स, क्लैन राइवलरीज आपस में भी लोगों को लड़वा देती है. So he becomes disillusioned by all of this because he witnesses all of this. He realizes Fergus is ambitious and he's reckless. Flora's loyalty to the Stuart cause is more poetic
than practical. फिर जेकोबाइट कॉज कोलैप्सेस आफ्टर द डिफीट, ये सबसे बड़ी बैटल होती है, बैटल ऑफ कुलोडन. लुक एट दिस, यहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया गया है. Well of the dead. Here the chief of somebody fell. Hmm. So it's all there. ठीक है. So बैटल ऑफ कुलोडन में जेकोबाइट फेल्स, हार जाते हैं. फर्गस कैप्चर्ड, और बहुत सारे लोगों को कैप्चर करके मार दिया जाता है, कुछ लोगों को कैप्चर करके बाद में छोड़ भी दिया जाता है. सो फर्गस इज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन. फ्लोरा रिटायर्स टू अ कॉन्वेंट इन फ्रांस, क्योंकि हार गए. जेकोबाइट राइजिंग जो थी इट फेल्ड. रिनाउंसिंग वर्ल्डली एम्बिशंस, इतनी ज्यादा वायलेंस होती है, इतने लोग मर जाते हैं दैट एवरीबडी इज डिसहार्टेंड ना. एडवर्ड इज पार्डन्ड थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पावरफुल फैमिली कनेक्शंस. फैमिली कनेक्शंस अच्छे होते हैं इसलिए. So Edward returns to Tully Veolan, now devastated by war. He helps restore Baron Bradwell's estate. उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया था जेकोबाइट सिंपथीज की वजह से, कि आप भी सिंपथेटिक हैं टुवर्ड्स जेकोबाइट. तो जितने भी फिर ना इंग्लिश आर्मी ने क्या किया था कि जितने भी ढूंढ ढूंढ के निकालो जेकोबाइट्स को, जो जो सपोर्ट करते थे, जो जो इनको फंडिंग करते थे, सबको पकड़ के लेके आओ. तो इनके एस्टेट को भी पकड़ा होगा, कॉन्फिस्केट किया होगा, बट देन इट वाज restored. Edward marries Rose Bradwardine, symbolizing the reconciliation of English rational order with Scottish tradition and loyalty. The novel closes on a note of national harmony and romantic nostalgia, with Edward's youthful idealism tempered by maturity. ठीक है? So we have historical change, romantic idealism, national reconciliation, invention of the historical novel. Understood, everyone? The key characters. Yes, कहानी सबको क्लियर हो गई? ठीक है, एक और कर लेते हैं फॉर योर sake, Ivanhoe, which is another very important work of Sir Walter Scott. वो वाली 1814 में आई, इवानहो आई 1819 में. इसकी सेटिंग इंग्लैंड है, और इसका जो इन्होंने हिस्ट्री लिया है वो है रेन ऑफ किंग रिचर्ड द फर्स्ट, जिसको हम लायन हार्ट भी कहते थे, जस्ट आफ्टर द थर्ड क्रूसेड. मैं आपको किंग रिचर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि इजियर हो जाए समझ पाना. ठीक है, अब किंग रिचर्ड द फर्स्ट जो थे, जिनको निक नेम दिया हुआ था, जिनको निक नेम दिया हुआ था द लायन हार्ट. ठीक है, इनका जो रेन था वो था 1189 से 1199 तक. He became the king of England, duke of Normandy, count of Anjou, duke of other places also. इनके पेरेंट्स कौन थे? हेनरी द सेकंड. ठीक है, हेनरी द सेकंड ऑफ इंग्लैंड. काफी अर्ली 12th सेंचुरी में किंग रिचर्ड द फर्स्ट वाज देयर. इनका रेन कैसा था? बहुत छोटा रेन था जैसे आपने देखा, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक इनका रेन रहा. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल एज अ वॉरियर, इसी तो लायन हार्ट कहते हैं. एंड ही वाज अ क्रूसेडर,
और कोई डोमेस्टिक रूलर नहीं थे ये कि बैठे हैं रूल कर रहे हैं. ही वांटेड एडवेंचर, सो ही वुड गो ऑन क्रूसेड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो रिचर्ड ने बहुत कम समय बिताया इंग्लैंड में, हार्डली 6 months ऑफ हिज 10 year रेन. तो इनका जो रेन था ना, इट वाज डोमिनेटेड बाय दिस थर्ड क्रूसेड. थर्ड क्रूसेड. It was another failed attempt to recapture Jerusalem, which had been lost to the Muslim leader Saladin. And it was led by Richard the First of England and also the King Philip II of France. The crusade saw some success, such as the capture of Acre, but ultimately it failed to take the city. एक मुस्लिम किंग ने उनको ले लिया था उस सिटी को, जेरूसलम को. They wanted to take it back. So the crusade ended with a treaty that allowed unarmed Christian pilgrims to visit Jerusalem, though the city remained under Muslim control. अब Jerusalem is major for Christians, right? लेकिन उनको unarmed Christian pilgrims को allow किया, लेकिन it was under Muslim reign. ठीक है, ये बेसिकली थर्ड क्रूसेड था. इनका थर्ड क्रूसेड जहाँ पे इनको रेपुटेशन मिली एज अ ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर, किंग रिचर्ड को. इन्होंने सलाउद्दीन के साथ लड़ाई किया वहाँ पे इन द होली लैंड. कुछ विक्ट्रीज भी हुई कुछ जगहों पे, लेकिन दे फेल्ड टू रीटेक जेरूसलम. तो एक ट्रीटी, एक ट्रूस साइन हुआ सलाउद्दीन के साथ, जिसमें इन्होंने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को अलाउ किया टू एक्सेस द होली सेपल्कर. ठीक है, अब पढ़ते हैं. सो किंग रिचर्ड, अब कहानी में क्या होता है, किंग रिचर्ड हैज बीन कैप्चर्ड अब्रॉड. उनके ब्रदर हैं प्रिंस जॉन. सो ही प्लॉट्स टू यूसर्व द थ्रोन. ये तो चला गया है, इसको तो पकड़ लिया गया है, अब मैं थ्रोन ले लूं. And then there is a conflict between Normans, who are the ruling elite, and the Saxons. उस टाइम पे you all know what was happening. Normans and the Saxons. Saxons, the subjugated natives. कब हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? कब हुआ था? What was the date? बताओ. ठीक है, तो और 1194 की ये कहानी है पूरी, उसी टाइम की, थोड़ी सी टाइम के बाद की. तो नॉर्मन्स आ गए थे, हु वर रूलिंग, है ना, नॉर्मैंडी से. और सैक्सन्स जो अब नेटिव्स बन गए थे, तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. इट वाज स्टिल स्ट्रांग दो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वाज ओवर अ सेंचुरी अर्लियर. अब प्लॉट देखते हैं. रिटर्न ऑफ द डिसइनहेरिटेड नाइट. विल्फ्रेड ऑफ इवैनहो, जो एक सैक्सन नाइट होता है और लॉयल सपोर्टर होता है किंग रिचर्ड का, हैज बीन डिसइनहेरिटेड बाय हिज फादर सेड्रिक. व्हाई? फॉर लविंग लेडी रोवीना. अब अच्छा, मैं एक टिप देती हूँ आपको वॉल्टर स्कॉट पढ़ने के लिए. अपना भी बताती हूँ. व्हेन आई वाज, जब मैंने पहली बार वॉल्टर स्कॉट पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मज़ा नहीं आया. बिकॉज क्यों नहीं आया मज़ा? देखो, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये सारी जो हिस्ट्री थी वो पता ही नहीं थी. तो पता ही नहीं लगता कि कौन ये, क्या थर्ड क्रूसेड, कौन किंग रिचर्ड, कौन लायन हार्ट, नहीं पता होता. एंड देन यू गेट बोर्ड. सो वेन एवर यू आर रीडिंग, और सच कहूँ तो वॉल्टर स्कॉट के वर्क्स बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग ये तब बनते हैं जब आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो जाए. तो पढ़ने से पहले ले लिया करो थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज, और फिर पढ़ो. अब आपको पता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या था, सैक्सन्स कौन थे. सो इट्स बेटर लाइक दैट. तो विल्फ्रेड जो होता है इवैनहो का, एक सैक्सन नाइट होता है और वो सपोर्ट करता है किंग रिचर्ड को. उसको डिसइनहेरिट कर दिया है बाय फादर सेड्रिक. वाई? फॉर लविंग लेडी रोइना. सेड्रिक्स वार्ड, सेड्रिक की वार्ड के साथ उसका प्यार है, एंड अ डिसेंडेंट ऑफ सैक्सन रॉयल्टी.
So Ivanhoe returns from the Crusades in disguise as the disinherited knight. अपने क्रूसेड से वो वापस आता है एज अ डिसइनहेरिटेड नाइट वाई टू अटेंड अ टूर्नामेंट एट एशबी डी लाजूक. यहाँ पे आ गया है टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए. He wins the tournament with help of an unknown black knight. और जो unknown black knight है वो एक्चुअली रिचर्ड होता है जिसने अपना भेस बदला हुआ है. Richard in disguise. And he crowns Rowena queen of love and beauty. अब अपने घर जाते टाइम सेड्रिक, रोवीना, इवानहो हु इज इंजर्ड एंड अदर्स आर एम्बुश्ड बाय नॉर्मन नाइट्स. ये सैक्सन्स हैं. घर जाते टाइम कुछ नॉर्मन नाइट्स इन पे अटैक कर देते हैं, इंक्लूडिंग द एरोगेंट ब्रायन डी बॉयस गिलबर्ट जो एक टेम्पलर होता है, और मॉरिस दी ब्रेसी हु वांट्स टू मैरी रोवीना बाय फोर्स. ऐसी क्यों अदरवाइज कोई हमला करेगा. रोइना के पीछे ये भी पड़े हुए हैं. सो दे आर टेकन टू टॉर्क्विल स्टोन कासल विच इज हेल्ड बाय द नॉर्मन बैरन फ्रंट डी ब्यूफ. इनको कैप्चर करके उस कासल में ले जाते हैं. ऑल्सो वहां पे ऑलरेडी कैप्चर्ड कुछ और लोग भी हैं जैसे कि आइजैक ऑफ यॉर्क, एक जूइश मनी लेंडर, और उसकी ब्यूटिफुल करेजियस डॉटर रेबेका हु हैज सीक्रेटली नर्स्ड इवानहोज वुंड्स. सीक्रेटली इवानहो के वुंड्स को इसने टेंड किया था. फिर क्या होता है, द कैप्टिव्स जो वहां पे इन्होंने पकड़ा हुआ है सबको, दे फेस वेरियस थ्रेट्स. एक तो डी ब्रेसी प्लान्स टू फोर्स रोवीना टू मैरी हिम. फ्रंट डी ब्यूफ जो था ये, he threatens to torture Isaac for ransom. Buis Gilbert desires Rebecca and he tries to seduce her. Meanwhile, an allied Saxon, उनका कोई दोस्त मित्र, and outlaw force led by Robin Hood, नाम देख लो रॉबिन हुड, जो एक्चुअली लॉक्सली होता है, फ्रायर टक, and the mysterious black knight, some mysterious black knight, attack and storm this castle. तो इनके कोई दोस्त आ जाते हैं इनको बचाने के लिए. तो उसमें रॉबिन हुड है और ब्लैक नाइट है. उसमें फ्रंट डी ब्योफ इज किल्ड इन द बैटल और बाकी लोग भाग जाते हैं. बोइस गिलबर्ट, मतलब इस टाइम पे भी उसको यही है मैं भागू ना, मैं रेबेका को ले जाऊं साथ में. वो एबडक्ट कर लेता है रेबेका को ड्यूरिंग द केओस और उसको भी अपने साथ भगा के ले जाता है. अब क्या होता है, रेबेका हु हैज एक्चुअली केयर्ड फॉर इवानहो इज टेकन टू द टेम्पला प्रिसेप्टरी एट टेम्पलस्टो. बॉयस गिलबर्ट क्लेम्स टू दैट ही लव्स हर, लेकिन वो बेचारी उसको रेजिस्ट कर रही है. जो टेम्पलर ग्रैंड मास्टर होता है उसको अक्यूज कर देता है ऑफ विच क्राफ्ट, कि तुम तो विच हो, कि तुमने तो अपना जादू चला दिया है गिलबर्ट पे. Rebecca demands a trial by combat, and Ivanhoe volunteers to fight as her champion, though he is still weak from the wounds. So, on the day of duel, Bois Gilbert faces Ivanhoe. Just as the combat begins, Bois Gilbert suddenly collapses और उसको सीजर से ही डेथ हो जाती है, sparing Ivanhoe from needing to defeat him. इवानहो की जरूरत ही नहीं पड़ी. Rebecca is declared innocent and she is released. So King Richard reveals himself and regains control of the kingdom, forcing Prince John to retreat. उसका भाई ज्यादा उछल रहा था ना कि अब किंग तो है नहीं तो मैं ही बन जाऊंगा राजा. Prince John has to retreat. Ivanhoe's honor is restored. Ivanhoe marries Rowena, uniting Saxon nobility with Norman knighthood, symbolizing reconciliation of the two peoples. Rebecca or Isaac, they depart for Spain, acknowledging that Jews face prejudice and persecution in England. तो ये लोग Jewish होते हैं तो वापस चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं. So what are the themes? National reconciliation, Saxon or Norman का जो division it is healed because of Ivanhoe and Rowena's marriage. Chivalry or reality, religious intolerance, Jewish के against, heroism, loyalty, romantic medievalism.
अंडरस्टूड एवरीवन? ये आगे आपके मेन कैरेक्टर्स, जस्ट एक बार और देख लो। ठीक है, जेन ऑस्टन मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगी। तो अगेन, अगर आपका इंग्लिश इन इंडिया कंप्लीट नहीं है, आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट टेस्ट आपका पोइट्री से होगा। मैं सिलेबस डाल दूंगी, ठीक है? आई पुट डाउन द राइटर्स इन द ग्रुप।